शाम के 4 बजे थे और दूल्हे के पिता की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। अगर 15 मिनट में खाना नहीं लगा तो बारात यहीं से वापस मुड़ जाएगी। ढोल वाले अचानक चुप हो गए। हलवाई ने कड़ाही की आग धीमी कर दी। उसी क्षण हरसुख के हाथ से फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। घर में शादी थी, लेकिन हवा में उत्सव नहीं, डर तैर रहा था। आंगन में खड़े लोग आपस में धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। सुना है पैसे अटक गए, मामा ने हाथ खड़े कर दिए। अब देखो तमाशा। हलवाई ने करछी जमीन पर रखी और हरसुख की ओर देखते हुए कहा, हरसुख जी, सीधी बात करता हूँ, इन लोगों को भी पैसे देने हैं, घी उधार नहीं मिलता। सब्जी वाले ने भी सुबह तक का वक्त दिया था, मजदूर रात भर से खड़े हैं, उन्हें भी घर जाना है। हरसुख ने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी संभाली। बस थोड़ा वक्त दे दे भाई, बारात बस आने वाली है। हलवाई ने धीमे से सिर हिलाया। वक्त नहीं है अब, शादी आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं भावनाओं पर नहीं, हिसाब पे काम करता हूँ। एक पल रुककर उसने साफ शब्दों में कहा, रकम मेज पे रख दीजिए, चूल्हा खुद जल जाएगा। भीड़ को चीरते हुए बच्चू मामा आगे आए। सूट पहने, चमचमाते जूते और चेहरे पर आधी मुस्कान आधा तंज। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर हरसुख की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ जीजा जी, शादी वाले घर में इतनी खामोशी क्यों है? हरसुख ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देखा। बच्चू, तूने कहा था ना, जरूरत पड़ी तो मदद करेगा। गहनों वाले की आखिरी किस्त देनी है, हलवाई भी पैसे मांग रहा है। मदद तो कर दूंगा। हरसुख की आंखों में तुरंत चमक आ गई। तो अभी दे दे, बारात बस पहुंचने वाली है। दे दूंगा, लेकिन एक बात पहले साफ कर लें। गांव में लोग क्या बोल रहे हैं पता है? हाँ। कि तूने मेरी बहन को कभी ढंग से नहीं रखा। हाँ। और आज दिखावे की शादी कर रहा है। हाँ। सबके सामने मान ले कि गलती तेरी थी। एक बार कह दे, बच्चू तू सही था, फिर देख पैसे यहीं रख दूंगा। आंगन में जैसे सन्नाटा उतर आया। बच्चू, ये वक्त इज्जत तोलने का नहीं है, मेरे लिए है जीजा जी। इज्जत मुफ्त में नहीं मिलती, मदद भी नहीं। क्या औकात देखनी चाहिए थी। 2 बीघा जमीन वाला आदमी राजपूती शान दिखाएगा? इतना बड़ा मंडप क्यों लगाया? अब भुगतो। मंडप के पीछे मीना खड़ी सब सुन रही थी। लाल जोड़े में सजी हुई, हाथों में गहरी मेहंदी और आंखों में भरे आंसू। उसकी सहेली ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। मीना, बाहर मत जा, अभी माहौल खराब है। मीना ने दांत भींच लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे बाबूजी की पगड़ी झुक रही है, मैं कैसे चुप बैठूं? उसी समय हरसुख का फोन फिर बजा। दूसरी तरफ दूल्हे के पिता ठाकुर पृथ्वी सिंह थे। उनकी आवाज सख्त थी। हरसुख जी, हम गांव के मोड़ पे हैं, आधे घंटे में स्वागत तैयार हो जाना चाहिए। मेरे रिश्तेदार भूखे नहीं रहेंगे। हरसुख के होंठ खुले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। शब्द जैसे गले में ही अटक गए। वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। भीतर अंधेरा था। एक कोने में दीवार पर खाटू श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर टंगी थी। हरसुख वहीं जमीन पर बैठ गए, घुटनों पर हाथ टिकाए, सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आज मेरी मीना की शादी है। अगर आज बारात लौट गई तो वो उम्र भर सिर नहीं उठा पाएगी। आंसू चुपचाप गिरते रहे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और तस्वीर के सामने रख दी। कुछ पल तक कुछ नहीं बोले, फिर फुसफुसाए, या तो आज मेरी इज्जत बचेगी या मैं सुबह का सूरज नहीं देखूंगा। बाहर अचानक एक पटाखा फूटा। हरसुख चौंक गए, जैसे किसी फैसले की घोषणा हो गई हो। लोग घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से बच्चू मामा की आवाज आई, अब देखता हूं कैसे स्वागत करते हो। उसी समय मीना अंदर से बाहर आ गई। उसने पहली बार अपने पिता को इतना टूटा हुआ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द साफ था। बाबूजी। अंदर जा बेटी। मीना वहीं खड़ी रही। उसने खुद को संभाला और साफ शब्दों में कहा, अगर आज बारात वापस गई तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगी।
पर आप सिर मत झुकाना। उसकी आंखों में डर नहीं था, आग थी। दरवाजे पर ठाकुर पृथ्वी सिंह खड़े थे, चेहरा सख्त। उन्होंने चारों तरफ देखा और पूछा, स्वागत कहाँ है? हलवाई धीरे से पीछे हट गया। बच्चू मामा थोड़ी दूरी पर खड़े हल्की मुस्कान के साथ तमाशा देख रहे। पृथ्वी सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, स्वागत तैयार है या नहीं? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कलाई घड़ी देखी। 5 मिनट में अगर स्वागत शुरू नहीं हुआ तो मेरी बारात इस दहलीज को छुए बिना लौट जाएगी। हवा जैसे थम गई। उसी वक्त मीना अंदर से दौड़ती हुई बाहर आई। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, ठाकुर साहब, अगर गलती मेरी है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे बाबूजी को कुछ मत कहिए। भीड़ सन्न रह गई। पीछे से बच्चू मामा ने हल्की सी ताली बजाई। अरे वाह, अब लड़की भी समझाने लगेगी। बिटिया, हाँ ये बड़े लोगों की बात है, हाँ। तू अंदर जा। फिर हरसुख की तरफ मुड़े। जीजा जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। भीड़ में 2-3 लोगों ने धीमे से सिर हिलाया। बच्चू मामा ने बात आगे बढ़ाई। आज अगर बारात लौट गई तो लोग मुझे नहीं, आपको दोष देंगे और ये बात सालों तक याद रखी जाएगी। मीना जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। हरसुख के होंठ सूख चुके थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, ठाकुर साहब, अगर आपकी इज्जत इसी में है तो बारात ले जाइए। बाबूजी। और उसी पल दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। पहले हल्की, फिर तेज। धूल उड़ाती हुई वो गाड़ी गांव के रास्ते से मुड़ी और सीधे आंगन के सामने आकर रुक गई। सबकी निगाहें उधर टिक गई। दरवाजा धीरे से खुला। एक आदमी उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ठोस आवाज में पूछा, हरसुख भाई कहाँ है? भीड़ में हलचल मच गई। बच्चू मामा ने भौंस सिकोड़ ली। कौन है ये? दौलत? ढोल पूरी तरह बंद थे। लोग जैसे अपनी जगह जम गए थे। दौलत राम हरसुख के सामने खड़े थे। दोनों की आंखें मिली, जैसे 15 साल की धूल एक ही पल में उड़ गई हो। हरसुख की आवाज कांप गई। दौलत, तू? हाँ भाई, मैं। पहुंचने में देर तो नहीं हो गई? भीड़ अब भी समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। तभी बच्चू मामा बीच में आ गए। माफ कीजिए, आप जो भी हैं। अभी यहाँ शादी का मामला चल रहा है। अगर तमाशा देखने आए हैं तो बाद में आइए। दौलत ने पहली बार उसकी तरफ देखा। न गुस्सा, न जल्दबाजी, बस सीधी, शांत और भारी नजर। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तमाशा देखने नहीं आया हूं, हिसाब चुकाने आया हूं। भीड़ में हलचल सी दौड़ गई। हरसुख ने उलझन में पूछा, हमारे बीच कौन सा हिसाब है? दौलत ने पीछे खड़े अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने गाड़ी से एक बैग उतारा और आकर जमीन पर रख दिया। जिप धीरे से खुली। अंदर नोटों की गड्डियां सलीके से रखी थीं। एक पल के लिए सचमुच लगा जैसे समय थम गया हो। भीड़ में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, इतना पैसा कहां से आ गया? हलवाई जैसे अपनी जगह जम गया। पृथ्वी सिंह की भौहें सिकुड़ गईं। बच्चू मामा के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हुई। दौलत ने हरसुख की तरफ देखा और धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, हरसुख भाई, याद है वो रात? हरसुख की आंखें एकदम स्थिर हो गईं, जैसे यादें अचानक सामने खड़ी हो गई हों। दौलत खुद ही बोलने लगा, शहर की वो कंस्ट्रक्शन साइट, क्रेन गिर गई थी, मेरा पैर उसके नीचे आ गया था। डॉक्टर ने साफ कहा था, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो पैर काटना पड़ेगा। घर वाले हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन पैसा नहीं था। दौलत ने हरसुख की तरफ देखा। तूने एक बार भी नहीं पूछा कि लौटाऊंगा कैसे? सीधे अपने थैले से 30,000 निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। वो तो इंसानियत थी। इंसानियत? भाई, वो तेरी जमा पूंजी थी।
और तूने क्या कहा था, याद है? पैसे फिर आ जाएंगे, आदमी नहीं। एक पल के लिए पूरा आंगन बिल्कुल शांत हो गया। पृथ्वी सिंह ध्यान से सब सुन रहे थे। मीना पर्दे के पीछे खड़ी थी, आंखें नम, और बच्चू मामा की नजरें पहली बार नीचे झुक गईं। दौलत एक कदम आगे बढ़ा। उसने सीधे हरसुख की आंखों में देखते हुए कहा, उस दिन अगर तू नहीं होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मेरा पैर बचा, मैंने फिर से काम शुरू किया, धीरे धीरे ठेके मिलने लगे और आज एक सफल ठेकेदार हूँ। ये तेरे उस 30,000 का हिसाब नहीं है, ये उस भरोसे का जवाब है। नहीं दौलत, मैंने कभी लौटाने को नहीं कहा। इसीलिए तो लौटा रहा हूं। जो मांग कर नहीं दिया जाता उसका कर्ज और भी बड़ा होता है। पीछे खड़ा हलवाई हिम्मत करके बोला, हरसुख जी। दौलत ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, कितना चाहिए? 75,000। दौलत ने बिना कुछ कहे बैग से गड्डी निकाली और उसके हाथ में रख दी। गिनने की जरूरत नहीं। और अगर घी कम पड़ जाए तो बता देना। हलवाई ने पैसे ऐसे पकड़े जैसे यकीन ही ना हो रहा हो, फिर पलटकर सीधे भट्टी की तरफ भागा। कुछ ही क्षण में बुझी हुई आग फिर जल उठी। हरसुख जी। पृथ्वी सिंह आगे बढ़े। उन्होंने बैग, पैसे और फिर हरसुख की तरफ देखा। ये सब क्या है? हरसुख कुछ बोल पाते उससे पहले ही दौलत ने शांत स्वर में कहा, ये दोस्ती है ठाकुर साहब, वक्त पर दिया गया साथ। पृथ्वी सिंह ने पहली बार हरसुख को अलग नजर से देखा, जैसे अब तस्वीर साफ हो रही हो। उधर बच्चू मामा धीरे धीरे पीछे हटने लगे। दौलत ने आवाज दी, अले साहब, आप तो भात लेके आए थे ना? भात पैसे से नहीं होता, दिल से होता है। आज मीना का मामा मैं हूं। बच्चू मामा के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। उसी समय ढोल की आवाज फिर से गूंज उठी। चलो स्वागत करते हैं। और जैसे पूरे माहौल की दिशा बदल गई। जो लोग अभी तक फुसफुसा रहे थे अब सजावट ठीक करने लगे। जो तमाशा देख रहे थे काम में जुट गए। आंगन में फिर से हलचल लौट आई, लेकिन इस बार डर नहीं, भरोसा था। मीना बाहर आई। उसने अपने पिता को देखा। कुछ देर पहले जो आदमी झुका हुआ लग रहा था अब सीधा खड़ा था। मीना धीरे धीरे दौलत के पास गई। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। आज अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। अरे पगली, ऐसा मत बोल। तेरे बाबूजी कभी टूटे नहीं थे, बस वक्त ने उन्हें परखा था। मीना की आंखों से आंसू बह निकले। दौलत ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा। और सुन, आज मैंने कुछ नहीं किया। तेरे बाबूजी ने जो बोया था वही आज काम आया है। उसी बीच बारात आंगन में दाखिल हुई। ढोल, नगाड़े, शहनाई की आवाज फिर से गूंजने लगी। हलवाई की कड़ाही में घी खौल रहा था और उसकी महक पूरे आंगन में फैल गई। आंगन अब पहले जैसा नहीं था। जहां कुछ देर पहले फुसफुसाहट थी, वहां अब ढोल की थाप गूंज रही थी। लेकिन हरसुख अब भी चुप खड़े थे। दौलत उनके पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई, अब तो मुस्कुरा दे। दौलत, आज अगर तू नहीं आता, अगर तू उस रात मदद नहीं करता, तो मैं भी आज यहां नहीं होता। तभी ठाकुर पृथ्वी सिंह आगे बढ़े। उनकी आवाज अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। हरसुख जी। जी ठाकुर साहब। रास्ते में बहुत बातें सुनी थी कि आप अब परेशानी में हैं, लेकिन आज जो देखा उससे समझ आया कि आप अकेले नहीं हैं। जिस आदमी के साथ ऐसे लोग खड़े हों, उसके घर की परवरिश पर शक नहीं किया जाता। हमें बहू चाहिए, झूठी शान नहीं। हरसुख की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे, सम्मान के थे। पृथ्वी सिंह कुछ कदम आगे बढ़े, फिर जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आया हो, वो मुड़े। एक बात और। उन्होंने बच्चू मामा की तरफ देखा।
रिश्ता सिर्फ पैसे से नहीं निभता, वक्त पर कौन साथ खड़ा रहा, बस वही याद रहता है। बच्चू मामा की नजरें धीरे धीरे झुक गई। आज अगर इनका सम्मान सलामत है तो वजह नोटों की गड्डी नहीं है, वजह है इनका चाल चलन। फेरे शुरू हुए। हवन की अग्नि जल उठी। मीना और दूल्हा अग्नि के चारों ओर चल रहे थे। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और हर मंत्र के साथ हर सुख की सांसें भारी होती जा रही थीं। पंडित की आवाज आई, कन्यादान कीजिए। हर सुख धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे से बोले, लाडो, अब तू अपने घर जा रही है, बस इतना याद रखना, जहां भी रहे अपना सिर ऊंचा रखना। बाबूजी, आज मुझे आपकी चिंता नहीं है। आप कभी झुके नहीं। झुका हूं बेटी, हाँ, पर गलत बात के आगे नहीं। हमारे पास कम था, पर हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। विदाई का समय आ गया। मीना गाड़ी की तरफ बढ़ी। दरवाजा पकड़कर एक पल रुकी, फिर पीछे मुड़ी। मीना की आंखें फिर भर आईं। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। मीना पीछे की सीट से झांकती रही। हरसुख वहीं खड़े रहे, हाथ नहीं हिलाया, बस देखते रहे जब तक गाड़ी मोड़ के पार उछल नहीं हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने लंबी सांस ली। चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक अजीब सा हल्कापन भी। दौलत उनके पास आकर खड़ा हुआ। चले भाई, चलो, काम भी तो समेटना है। दौलत हल्का सा मुस्कुराया। दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। सुबह की पहली किरण आंगन में पड़ी। दौलत जाने के लिए मुड़ा। हरसुख ने उसका हाथ पकड़ लिया। दौलत, एक बात समझ आया आज। क्या? आज समझ आया। ऊपर वाला देखता सब है। हम सोचते हैं कोई साथ नहीं है, पर वक्त आने पर वो हाथ पकड़ ही लेता है। खाटू वाले की यही रीत है भाई। देर करते हैं पर साथ नहीं छोड़ते। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आंखों में अब घबराहट नहीं थी, लेकिन उस रात उन्हें यकीन हो गया था, जिसकी डोर श्याम के हाथ में हो, उसे दुनिया झुका तो सकती है, गिरा नहीं सकती। अगर आपको भी भरोसा है कि हारे के सहारे खाटू वाले श्याम अपने भक्त की लाज रखते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।